हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, किस तरह से है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं और इनसे आने वाले प्रश्नों को आपके AHC RO के एग्जाम में किस तरह से टैकल डाउन करेंगे, किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। ठीक, ये जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है AHC RO एग्जाम के लिए। देखिए, इस कोर्स में आपको कंप्लीट इकोनॉमी मिलेगा। इकोनॉमी का कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है। इस कोर्स में कंप्लीट इकोनॉमी मिलेगा। इसके सभी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स के साथ साथ क्या होगा, एक तो आपका इसमें लेक्चर्स मिलेंगे जो कवर करेंगे आपकी थियरी को, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। क्या यह कोर्स पर्याप्त है? तो जी हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए तो यह कोर्स पूर्ण रूप से पर्याप्त है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में पढ़ना क्या होता है? हमको हमको पढ़ना होता है कि किस तरह हम लोग सीमित संसाधनों में संसाधनों में संसाधनों में जीवन व्यापन करने की जो शैली होती है, व्यापन करने की शैली व्यापन करने की शैली कौन सिखाता है? ये शैली कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र सिखाता है। अर्थशास्त्र, ये आपका जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स का जो इंग्लिश वाला शब्द है इकोनॉमिक्स, ये मिला है ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया, ये हिंदी इंग्लिश किसी में पूछ सकता है कि ओइकोनोमिया क्या है। ठीक, ये ओइकोनोमिया शब्द क्या है, किस भाषा का है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब कि जो भी चीजें घर पे आ रही हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, घरेलू 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 जो मैनेजमेंट होता है, घरेलू जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन, उसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो होता है वो इकोनोमिया का मतलब होता है। अच्छा, हिंदी में अर्थशास्त्र एक किताब भी है, आपको अगर मालूम हो। हिंदी जो इसका है अर्थशास्त्र, इस नाम से भी एक किताब है जो कौटिल्य ने लिखा था। विष्णुगुप्त कौटिल्य ने जो किताब लिखा था अर्थशास्त्र, आपको अगर मालूम हो, तो वो जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने। अब ये जो कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, ये एक्चुअली अर्थशास्त्र का किताब है ही नहीं, इकोनॉमिक्स का किताब है ही नहीं, ये पॉलिटी का किताब है। इस सेना को किस तरह चलाना है, राज्य को किस तरह चलाना है, एक राजनीति का किताब है। ये राजनीति का किताब, पॉलिटी का किताब, सिविक्स का किताब। ठीक, अच्छा, ये किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य किसके राज्य में थे? आपसे अगर हिस्ट्री आप लोग अगर पढ़ चुके हो, बताने की कोशिश करना कि कौटिल्य किसके राज्य में थे, किस राजा के प्रधानमंत्री थे। अब इससे आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम एक व्यक्ति एक व्यक्ति बाजार अथवा उद्योग 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 की पढ़ाई करते हैं और उनका आकलन करते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा मूल्य मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइस डिटर्मिनेशन। भाई, प्राइस कितना होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। ठीक, इसमें बाजार नियंत्रण भी आएगा, मार्केट रेगुलेशन। मार्केट रेगुलेशन रेगुलेशन बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण।
मतलब एक किसी स्पेसिफिक जगह का या फिर किसी स्पेसिफिक कंपनी की जब बात होगी तब हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक, इसके पिता कहे जाते हैं जेएम कीन्स। जेएम कीन्स, इनका नाम तो ऐसे याद कर सकते हो, जेएम कीन्स किसके पिता कहे जाते हैं, तो ये जनक कहे जाते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र के, समष्टि अर्थशास्त्र की, तब क्या होता है, तो जरा देखिए। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण देश का, देश का, पूर्ण देश का, पूर्ण देश का बाजार, बाजार, महंगाई, 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 गरीबी, गरीबी, आय आदि देखा जाता है, आदि देखा जाता है। ये सभी चीजें देखी जाएंगी, जाता है। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, इसको आप कहते हो जीडीपी। एक और शब्द आता होगा आपके जानने में, जीएनपी। एक और आता होगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, जिसको हिंदी मीडियम वाले प्रेम से कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये सभी चीजें किसकी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब पूरे देश की बात की जाएगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब किसी एक व्यक्ति का, बाजार का, या अथवा किसी एक कंपनी का बात किया जा रहा है, उद्योग का बात किया जा रहा है, तब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी के आधार पर आपको देख के इसका बताना है क्या सही है क्या गलत। पहला क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, समष्टि अर्थशास्त्र का है। बताइए जरा ध्यान से, अपना आंसर चुनिए। ए, बी। ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है शेयर बाजार, सी है मूल्य निर्धारण, और चौथा है बाजार नियंत्रण। तो आपको मालूम होगा, इधर ऊपर हमने पढ़ा भी है कि जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय का हिस्सा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। क्या इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स दिख रहा है, तो जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कौन सा है, पर कैपिटा इनकम, तो यही सही होगा। ठीक, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख के चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली फैक्चुअल है, आराम से लग जाने वाले। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या नेशनल इनकम, प्राइस डिटर्मिनेशन, जीडीपी या जीएनपी। जीडीपी जीएनपी तो है नहीं, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी होता है मूल्य निर्धारण, और राष्ट्रीय आय तो पूरे राष्ट्र की बात, जब पूरे राष्ट्र की बात आएगी तो क्या हो जाएगा ये, तब ये मैक्रो का हो जाएगा। जीएनपी भी किसी एक हिस्से का नहीं होगा, पूरे देश का होता है, ग्रॉस नेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्रो। ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक, सकल घरेलू, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्रो। अब बच क्या गया, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, देखिए पूछा भी गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें ऑप्शंस में दिख रहेगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, क्या हमने पढ़ा है पहले, हमने पढ़ा है, तो जी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर पढ़ा है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी लिख लीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। याद रहना चाहिए, काफी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जेएम किन्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ। ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, काफी आसान चीजें। इनका नाम सुना है? जोसेफ, जेम्स प्रिस्टली तो पता नहीं कौन है, जोसेफ प्रिस्टली वो हैं जो उन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था। एडम स्मिथ तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ये मैक्रो वाले हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक किताब लिखा था, और किताब का टाइटल इंग्लिश में लिखा था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी एक पारसी आदमी थे जिन्होंने एक किताब लिखा था। इन्होंने बताया था कि किस तरह से भारत में धन का, धन का
धन का चोरी हो रहा है, किस तरह धन का लूट हो रहा है, धन भारत से कौन लूट रहा है, ये पैसे अंग्रेज लूट रहे हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को। देखिए जरा, पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। इसमें चीजें डायरेक्टली जुड़ी होंगी नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से यानी प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों से, संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से। एग्जाम्पल के तौर पर वही सिंपल सी चीजें हैं, आपका खेती बाड़ी, भाई मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज है। कोई कोई मछली पाल रहा है, फिशी कल्चर, फिशी कल्चर हिंदी में कहते हैं उसको मछली पालन। मछली मछली पालन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मुर्गी पालन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मुर्गी पालन, खनन, खनन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, इंग्लिश में इसको कहते हैं माइनिंग। तो ये चीजें डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, ये चीजें डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये चीजें डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक, इनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। इनमें जो लोग कार्य करते हैं उनको बुलाता है रेड कॉलर जॉब्स। इनमें जो कार्य लोग करते हैं उन कार्यों को बुलाता है रेड कॉलर जॉब्स। ठीक है। अच्छा, एक और बात, भारत की ज्यादातर जनसंख्या लगभग 50-54% जनसंख्या, अभी अलग अलग डेटा अलग अलग दिखाता है, ठीक, लेकिन लगभग 50% के आसपास की जनसंख्या इससे जुड़ी है। 54% के आसपास की जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है, इसमें जुड़ी हुई है। इसमें इतना लेबर फोर्स, इतना श्रम बल इसमें लगा हुआ है, इतना श्रम बल इसमें लगा हुआ है। कुल जनसंख्या का लगभग 54% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में विद्यमान है, लेकिन इससे उतना पैसे वापस में मिलते नहीं है जितना लोग इसमें लगे हुए हैं। मतलब इसमें थोड़ा जितना लोग की जरूरत नहीं उतने लोग इसमें काम कर रहे हैं। ठीक, तो छुपी हुई इसमें बेरोजगारी है। एक खेत में 4 लोग से काम हो सकता है, वहां पे 8 लोग घर के सब लोग उसी में लगे हुए हैं। ज्यादा लोग लगेंगे ज्यादा खेती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगला है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग अथवा उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन होता है, इसमें उत्पादन होता है, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे इसमें मान लो प्राइमरी सेक्टर में बिस्किट बना है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं बना और उस गेहूं से बिस्किट बना दिए, तो ये जो बिस्किट बना है ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। कि बन रहा है, उत्पादन हो रहा है, चीजें बन रही हैं, जब चीजें बनेंगी तो इसमें आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आप माइनिंग से यहाँ पे आयरन निकाले हो, अब इस आयरन की मदद से कोई डंबल बना के बेच रहा है, इस आयरन की मदद से कोई डंबल बना के बेच रहा है। ठीक, तो ये जो डंबल बन रहा है कौन से सेक्टर में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। और ये जो निकला है आयरन ये किस में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक, ऐसा है। इसको और डिटेल में हम लोग सीख लेंगे। पहले इसमें याद रखो कि इसमें बनता है, इसमें फैक्ट्री वाला काम होता है, इसमें फैक्ट्री वाला काम, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होता है। ठीक एक तो इसमें बनने का काम होता है, जैसे स्टील फैक्ट्री हो गई किसी के पास, ठीक है, किसी के पास मतलब क्या, कोई स्टील फैक्ट्री हो गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला फैक्ट्री हो गया बड़ा सा। तो ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गए। ठीक, हाइडल कोई हो गया ऐसा, ऐसा कुछ। अब इसमें जो लोग काम करते हैं उनको, उन कामों को बुलाता है ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स। इनसे भर भर के क्वेश्चन आए, याद रखेंगे कौन रेड कॉलर जॉब कौन ब्लू कॉलर जॉब। ठीक। अच्छा, उत्पादन क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसलिए ना हिंदी मीडियम वाले गुस्सा करेंगे ना इंग्लिश मीडियम वाले, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये सेवा क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र। इसमें सेवा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में बिस्किट बना, कंपनी में बिस्किट बना, अब उस बिस्किट को लेकर किसी दुकान, कोई दुकानदार बेच रहा है। बिस्किट को जब कोई दुकानदार बेच रहा है, इसका मतलब दुकान से क्या मिल रहा है, सेवा मिल रहा है। दुकानदार हमारा सेवा कर रहा है, बिस्किट दे रहा है, तो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। बैंक से हमको सेवा मिल रहा है, काम हमारा आसान हो रहा है, पैसे हमको ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बैंक भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में। ठीक, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे।
शॉप आ जाएंगे, बैंक्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ये सभी सेवा क्षेत्र में है। सभी किसके हिस्सा है? सेवा क्षेत्र। और भारत में सबसे बड़ा जीडीपी में, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू घरेलू उत्पाद, जिसको हम बार बार जीडीपी लिख के दिखाएंगे क्योंकि वो छोटा है। जीडीपी में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी का है। सर्वाधिक योगदान इसी सर्वाधिक योगदान इसी का है। सर्वाधिक योगदान इसी का है। ठीक, टर्सरी सेक्टर का। याद रखेंगे, टर्सरी सेक्टर का ही सर्वाधिक योगदान है। इसमें जो लोग काम करते हैं उन 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 कामों को कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर। अगला है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसको कहते हैं नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर, हिंदी में कहते हैं ज्ञान क्षेत्र। हिंदी में कहते हैं ज्ञान क्षेत्र। हिंदी में कहते हैं इसको ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि डॉक्टर कोई हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, इंजीनियर, इंजीनियर यानी अभियंता। इंजीनियर हो गया कोई, अभियंता हो गया, डॉक्टर, चिकित्सक हो गया कोई। ये सभी लोग किसके अंदर आते हैं? क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। कोई वैज्ञानिक हो गया, कोई वैज्ञानिक हो गया। किसी वैज्ञानिक के पास बुद्धि की अभाव तो है नहीं, वो किस सेक्टर में आ जाएगा? सिंपल सी बात है, ज्ञान क्षेत्र में, नॉलेज सेक्टर में। ठीक, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। अगला है, इसमें वो लोग आते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, फैसला लेने वाले, फैसला लेने वाले इस ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी कंपनी के सीईओ, इसे कोई बहुत बड़ा राजनेता। अब राजनेता कोई फैसला लेगा तो उससे पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। किसी कंपनी का सीईओ फैसला लेगा तो पूरी उस कंपनी पर असर पड़ेगा। तो ये सभी हैं इसके अंदर। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक कुछ बना रहा है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो अगर कुछ बना रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो कोई वैज्ञानिकों का हेड है, वो कुछ फैसला ले रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये बहुत बेहतरीन जॉब्स होते हैं, इसलिए इनको गोल्डन कॉलर जॉब्स कहते हैं। गोल्डन कॉलर जॉब्स, गोल्डन कॉलर जॉब्स। अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट में लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एच सी आर ओ ए आर ओ में। एच सी आर ओ ए आर ओ अगर आपके पास है पी वाई क्यू तो आप देखना कि सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर से। सबसे ज्यादा कमाई किस क्षेत्र से है? तो टर्सरी सेक्टर से। सबसे कम कमाई किससे है? जिससे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, कौन है वो? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। आप देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में इतने लोग जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोग जुड़े हुए हैं। देखो आप ध्यान। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में 54.6% लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जीडीपी में परसेंटेज है वो मात्र 14.39% है। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में देखो तो 24.3% लोग जुड़े हुए हैं, जबकि इसका परसेंटेज इन जीडीपी 31.46% है। टर्सरी सेक्टर में मात्र 21% लोग हैं, लेकिन जो कमाई है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो 54.15% है, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक, इससे जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है कि माइनिंग किससे जुड़ा हुआ है? तो माइनिंग हम लोगों ने पढ़ा भी है अभी पीछे, इससे पहले, कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक, हमने इधर पढ़ा भी था, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं इधर पढ़ा था माइनिंग किससे जुड़ा हुआ है। माइनिंग किससे जुड़ा हुआ है? माइनिंग 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 यानी खनन। खनन किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर से भाई। नेचुरल रिसोर्सेस ही तो निकलेंगी, प्राकृतिक संसाधन ही तो है वो। ठीक, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन इंडिया जीडीपी? भारतीय जीडीपी में सबसे बड़ा किसका योगदान है, सबसे सर्वाधिक? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, पर उत्पादन, मतलब उत्पादन वाला क्षेत्र तो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। उसका बेनिफिट, उससे मिलने वाला जो पैसा है वो सबसे ज्यादा किससे निकल रहा है? तो निकल रहा है टर्सरी सेक्टर से। टर्सरी सेक्टर। और इंडिया के केस में तो अजीबोगरीब खेल हो गया। नॉर्मली देशों में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पैसा सेकेंडरी सेक्टर से आता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है? टर्सरी सेक्टर।
इसका कारण वही था, एलपीजी रिफॉर्म्स। अभी थोड़ा सेक्टर को ध्यान समझते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मान ले हम गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, गेहूं निकला, गेहूं गेहूं निकला। द्वितीयक क्षेत्र में जाने के बाद इसका बिस्कुट बना, बना। भाई बनने का काम होना चाहिए इसमें, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो बन गया बिस्किट। तृतीयक क्षेत्र इसको क्या करेगा, इसको बेचेगा। तो क्या करेगा, बेचेगा। कहाँ बेचेगा बाबू, दुकान पर। तो ये जो दुकान होगा ये क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। सेवा प्रदान कर रहा है, फैक्ट्री से लाके हमको दे रहा है। इंडिया में क्या हुआ, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी रिफॉर्म्स को हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ये जब रिफॉर्म्स हुए, इनका जब, ये जब सुधार हुए, इनका जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ, मतलब ये जब सुधार हुए, ये जब देश में आने लगे, इसके कारण क्या हुआ, लोग डायरेक्टली प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र को छोड़ने के पे जाने के बजाय डायरेक्ट किस पे चले गए, तृतीयक क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र खाली का खाली रहेगा। ठीक। और किसी भी देश में उसके जबरदस्त विकास के लिए, बेहतरीन विकास के लिए द्वितीयक क्षेत्र का होना बहुत जरूरी। जैसे चाइना में द्वितीयक क्षेत्र काफी है। बाकी आपको ये जो इकोनॉमिक्स है ये कंप्लीट कराया जाएगा, इसमें इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। पीवाईक्यूज कराया जाएंगे। ये अपने आप में पूरा होलिस्टिक रूप से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग बाइलिंगुअल लेके चलें। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अगर इशू हो भी तो आपको बहुत ज्यादा इसका लोड नहीं लेने की जरूरत है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। बाकी आपको अगर बेहतरीन पीडीएफ चाहिए तो फिर मिल ही जाएगा, वो तो टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हैं, कोर्सेस वगैरह हैं, उसमें आपको बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें काफी अफोर्डेबल प्राइस में पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उसी के अंदर से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए।